लिख के धैले होते हैं संग्रहालय की टाइप है। इसका टूटा हुआ भाग सर हमने वहाँ भी देखा था मुड़हर में। ये मोहर है, इस टाइप मोहर है, ये मोहर है। अभी खुदाई के दौरान मिली थी। साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम खड़े हैं आमक की पावन पवित्र धरती पर, आए हैं इसका इतिहास खंगालने। जी साथियों, स्वागत हमारे YouTube चैनल धर्मज्ञान 24 में। हमारे कैमरा पर्सन करुणाकर के साथ मैं हूं दिवाकर बौद्ध, साथ में बलवंत मौर्य और हमारे साथ चाचा जी हैं श्रीपद बौद्ध जी। तो हम चाचा जी से पूछेंगे कि चाचा जी आज पावन पवित्र धरती पर खड़े हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि आप नहा लें इसमें। नहाने का नाम किसमें? हाँ, नहा लें। नहा लें। अच्छा तो ठीक है, हम नहा ले रहे हैं। ऐसा है, और क्या कहें, झंख मारने आए हैं जी। हाँ? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप झखे मारने आए हैं। नहीं, दरअसल मामला ये है ना कि पानी को देख करके नहाना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन झक मारना ही सही लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से पानी का ये है रूपरेखा, यहाँ झक मारना ही सबसे सुव्यवस्थित और वैचारिक है। दरअसल झख का यह उद्गम स्थल है, इसलिए हम लोग भी झक मारने चले आए। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, झक मारने का मतलब होता है मछली मारना। झक शब्द मछली मारना होता है। हमारे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, यह पुष्करणी तालाब। दरअसल इसमें कार्तिक महीने पर बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग यहाँ नहाने के लिए भारी से भारी संख्या में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जन्मेजय की यज्ञ स्थली रही है और इसकी कुएं, इस कुंड के बारे में, तालाब के बारे में कहा जाता है कि यह 84 बीघे में स्थापित है। साथियों, ये 84 बीघे में ही नहीं, ये और बड़ा होगा, क्योंकि मेरे सामने की तरफ इधर 4 तालाब हैं, बड़े तालाब हैं। मेरे सामने इधर उत्तर दिशा में काफ़ी बड़े बड़े तालाब हैं। लोगों ने उसमें मत्स्य पालन कर रखा है। झक मारने का काम उन लोगों ने शुरू किया है इस समय। और जो है कि पीछे इधर कुछ कब्जा हो गए, कुछ गांव बसे हुए हैं। इस तरीके से यह बहुत बड़ी एरिया है, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पुरातत्व के अवशेष अब नहीं मिलते। कभी खुदाई हुई थी, कभी लोगों ने पाया। हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इतिहास पर चर्चा करते हैं। तो इतिहास के 2 प्रकार के साधन होते हैं। इतिहास की जानकारी के 2 साधन होते हैं। तो पहला साधन होता है साहित्यिक साधन और दूसरा साधन होता है पुरातात्विक साधन। पुरातात्विक साधन वो कहते हैं कि जो खुदाई वगैरह में जो सामग्री मिलती है वो पुरातात्विक साधन के अनुसार उसको रिसर्च किया जाता है। और साहित्यिक साधन जो किताबों में वर्णित होता है वो साहित्यिक साधन है। तो हम साहित्यिक साधन पर विचार विमर्श करते हैं। धार्मिक अथवा अलौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य जैसा कि नाम से परिलक्षित है, इस लोक का नहीं, इस जगत का नहीं, संसार के बाहर का, आसमान से आए हुए साहित्य, देवताओं द्वारा रचित साहित्य, यह साहित्य जो है हमारे धार्मिक साहित्य, अलौकिक साहित्य कहे जाते हैं। धार्मिक साहित्य के 2 भाग होते हैं साथियों। एक है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ सर्वसुलभ है, सर्वव्याप्त है, हर जगह आसानी से मिल जाता है, सस्ते दरों पर मिल जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक श्रुति, दूसरा अनुश्रुति। श्रुति जो है सुनी सुनाई कथा कहानियों का संग्रह है, जैसे 4 वेद, उपनिषद और वेदांग। स्मृति, स्मृति जो है ये भूले बिसरे कथा कहानियों का संग्रह है, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियाँ। ऐसी कथाएं जो हर जगहों पर लोगों ने किंवदंतियों के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार, तमाम अनुश्रुतियों के अनुसार लोग प्रचलित कर रखे हैं। ऐसी दंत कथाएं हर जगह मिलती हैं, जो भी धार्मिक स्थल हों। तो दूसरा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ की बात हुई है, जो अलौकिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ एक है जिसके अंतर्गत अभी आपने देखा कि श्रुति, अनुश्रुति, 4 वेद, उपनिषद और वेदांग आते हैं। और स्मृति के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियाँ आते हैं। इसी प्रकार अब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके अंतर्गत जैन और बौद्ध साहित्य आते हैं, जो दुर्लभ हैं, समझना कठिन है। लोग इन ऐसे ग्रंथों में रुचि नहीं रखते। अब आते हैं धार्मिक ग्रंथ
और अब दूसरा उसका दूसरा भाग है अधार्मिक ग्रंथ। अधार्मिक ग्रंथ जो है इसे ही आप धर्मनिरपेक्ष लौकिक साहित्य यानी संसार का साहित्य कह सकते हैं, सांसारिक जगत का साहित्य कह सकते हैं। इसमें इतिहास है, जीवनी है, विदेशी विवरण है और गल्प साहित्य हैं। गल्प माने शुद्ध साहित्य माने जाते हैं, ये आते हैं। अब मेरी बात होगी पुरातात्विक साहित्य पर। तो पुरातत्व के बारे में मैंने बताया कि शिलालेख, भित्तिलेख, ताम्रलेख और चित्रकलाएं, साथ ही मूर्तियां मिलती हैं, सिक्का मिलते हैं, मुद्राएं जिसको बोलते हैं, भवन या फिर भवनों के स्मारक या फिर ध्वंसावशेष, ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। इसको देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हमारा वास्तव में कौन सा इतिहास हो सकता है। तो हम आज खड़े हैं आमक में। आमक एक पुरानी धरोहर है और पीछे ज़मीन से 30 सीढ़ियों के ऊपर वह मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी रहा है और बीच में कहीं से एक रास्ता भी है और बीच में उस पर एक मंदिर का नया निर्माण हो चुका है। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा। साथियों, आजमगढ़ मुख्यालय से वाराणसी वाले रोड पर हम 18 किमी की दूरी पर आमक में आज खड़े हैं। आमक हमारे पीछे की तरफ ये मेन मंदिर दिख रहा है और उसके दूसरे भाग पर हम हैं। यहाँ से जुड़ी काफ़ी दंत कथाएँ हैं, अनुश्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं। जब लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं साहित्यों का तो क्या करते हैं, एक कहानी से उस स्थल को जोड़ देते हैं, जब समझ नहीं पाते हैं उस स्थल के बारे में। तो साथियों, पहली कहानी ये है यहाँ की दंत कथाएँ, अनुश्रुति, किंवदंतियाँ, कि यहाँ पर संदीपनी ऋषि का आश्रम था और वहाँ पर कृष्ण और बलराम यहाँ विद्या अध्ययन करने आते थे। दूसरी दंत कथा यहाँ की ये है कि अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित किसी कार्य के सिलसिले में इधर आए हुए थे और ऋषि श्रृंगी का यह स्थान बताया जाता है और वह तपस्या में लीन थे। इन्होंने प्यास लगी थी, परीक्षित ने सोचा कि हम पानी मांग लें इनसे, लेकिन वह तपस्या में होने के कारण उनकी बात पर ध्यान नहीं दिए। अब क्या हुआ कि कहीं से ये सांप मार करके उनके गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में लटका कर चले गए। और जब श्रृंगी ऋषि को होश आया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ और तुम्हें आज के ठीक 7वें दिन बाद सांप काटेगा। तो परीक्षित जो है जा कर के नदी के किनारे बहुत चिंतित रहने लगा। इसके बाद जो है कि एक 7वें दिन आखिर तक्षक नाम का सांप जो है काट लिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। जन्मेजय जो है उन्होंने तय कर लिया कि मुझे नागवंश को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। आजमगढ़ में या फिर पूरे भारतवर्ष में नागों की राजधानी नागपुर को बताया जाता है। नाग सांपों का वंश नहीं, आदमी का भी एक वंश था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे ही नागवंशी भी हुआ करते थे जो आदमियों के वंश थे। तो नागवंश को ख़त्म करने के लिए जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया। लोग सांप की कहानी से गढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जन्मेजय ने यज्ञ कराया। ये जो 84 बीघे का तालाब बताया जाता है, ये हवन कुंड था, यज्ञ का जो है वो स्थल था, तो यज्ञ कुंड था। साथियों, यहाँ के बारे में एक और दंत कथा प्रचलित है कि धन्वंतरी महाराज जो है वो जादू विद्या के काफ़ी जानकार थे और जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारी शरीर मरने के बाद हमारे शरीर के मांस को बना करके अपने शिष्यों को आदेशित किया कि मांस बना करके खा जाना तुम लोग, तब यह जो है जो जादू है हमारा वो तुम लोगों में प्रविष्ट हो जाएगा, अन्यथा जो है कि वो मेरे मरने के बाद नष्ट हो जाएगा। तो उनके शिष्यों ने मरने के बाद उनके मांस को बनाया ज़रूर, लेकिन हिम्मत नहीं हुई खाने की। तो उन लोगों ने किसी नदी में रखा और प्रवाह कर दिया। वो बहते बहते कहाँ चला गया? बंगाल में, जहाँ पर कहा जाता है कि हिरिया जिरिया जो है उनको पाई उस घड़े को और उसमें अच्छा मांस समझ करके उन लोगों ने खा लिया। और वह जादू जो है बंगाल में बहुत फेमस हुआ, इसलिए बंगाल का जादू आज भी प्रसिद्ध है और यहाँ से विलुप्त हो गया। साथियों, यह घटना जो है ये आमक से ही नहीं, ये दत्तात्रेय मुनि के आश्रम से भी जोड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ पास से नदी भी बहती है। यहाँ तो ताल है चारों तरफ। प्रिय साथियों, आमक के ही एक कवि हुए, उनका नाम था दयानंद विश्वकर्मा। दयानंद विश्वकर्मा ने यहाँ पर एक छोटा पोखरा था, उस पोखरे में बहुत थोड़ा सा पानी था, कीचड़ युक्त।
तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसकी साफ़ सफाई करा दें, और लोग नहाने आते हैं तो थोड़ा पानी इकट्ठा होगा तो लोग नहाएंगे इसमें। तो 1960 में जब इन लोगों ने खुदाई किया तो यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें मिली तालाब के अंदर, चारों तरफ दीवारें थी। और क्या थी, अंदर एक सुरंग मिली, और क्या था, लकड़ी का एक दरवाज़ा भी, लकड़ी एक अंदर मिली जो गेट लकड़ी का था, तो वह भी बाद में निकाल ले गए लोग। यहाँ पर सिक्के मिले, ताम्रपत्र मिले। ताम्रपत्र जो था वो भी किसी की अज्ञानता के कारण वो गायब हो गया, लोग नहीं ढूंढ पाए। हवन की करछुल मिली थी, यहाँ हवन की करछुल मिली थी, और सांपों के जलने का प्रमाण मिला था, राख मिली थी, जिसके कारण इन लोगों ने कहा कि वास्तव में सांपों का नाग यज्ञ यहीं हुआ था। सांप की हड्डियों के प्रमाण भी पाए थे उन लोगों ने, राख भी मिली थी और सांपों के जलने का भस्म भी मिला था। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर नाग यज्ञ को पुष्प प्रमाण मान लिया। कुछ दूरी पर खुदाई करते करते जो है जलधारा फूट पड़ी, कुछ पानी आने लगा इधर उधर से। लोगों ने खुदाई वहीं बंद कर दिया, जैसे ही तैसे छोड़कर चले गए। समय बीतता गया तो दयानंद विश्वकर्मा ने स्कंद पुराण का अध्ययन किया। उसमें स्कंद पुराण में वर्णित अवंती खंड जो है उसका अध्ययन हुआ, जिसमें कुछ नाम जो हैं इस स्थल के समीपवर्ती तमाम गांवों का नाम, पोखरियों का नाम, तालाबों का नाम, उससे जब उन्होंने मैच कराया तो कुछ नाम पाए गए जो आज अपभ्रंश के रूप में आज भी मौजूद हैं। संदीपनी ऋषि का आश्रम को मदरसा बाबा कहते हैं, जो आज पीतम्बरपुर गांव है, यहाँ से कुछ दूरी पर पीछे। साथियों, इसी तरह रतन कुंड शब्द मिला। रतन कुंड को आसपास में यहाँ पर उन्होंने देखा कि रतनवा और बंटरवा नाम की पोखरी है यहाँ पर, वह भी उन्होंने पाया। माधव तीर्थ को उन्होंने मदउआ कहा नहीं, वास्तव में है। बिलकेश्वर जो है वह बेलवा गांव है। चक्री तीर्थ जो है वो चकीदी गांव है। स्वर्ण श्रृंगा जो है इधर 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनवारा गांव है। महामाया सती का जो स्थल है वो सतिया पोखरी के नाम से फेमस है इधर। महागौरी नाम का स्थान जो है वो गौरवा के नाम से है। भद्रपीठ नाम का जो स्थल है वो बदुरिया के नाम से आज भी मौजूद है। पद्माश्री जो है वो श्रीसाल अर्थात सिरसाल आज भी पास में ही मौजूद है। ओंकारेश्वर गांव जो है उस ज़माने का स्कंद पुराण में ओंकारेश्वर और आज के साहित्यों में उमर पोखरा आज भी मौजूद है। घृत तीर्थ का वर्णन आया है। घृत माने घी, तो उसका आज बदला हुआ नाम घिंटुआ आज भी आसपास में मौजूद है। स्वप्नेश्वर नाम आया है। स्वप्नेश्वर अर्थात सपनहर गांव इसके पूर्व दिशा में विद्यमान है। अवंती देवी का नाम आया है। आज यहाँ पे बंतिया गांव मौजूद है। अंधकासुर और अंधकापुरी जो गांव का नाम आया है वो अंधौरी गांव आज भी है। और प्रेतशिला पूजन के नाम से एक स्थल का जिक्र हुआ है, इसको दहाना बाबा कहते हैं। दहाना बाबा इस एरिया में काफ़ी फेमस है और रोड से जब जाएंगे तो आगे रोड पर ही उनका मंदिर है। महिषासुर अथवा भैंसासुर, ये भैंसासुर ताल जो आजमगढ़ के करीब बड़ैला के ताल के इर्द गिर्द में है। चक्रपाणी को आप जान ही रहे हैं, चक्रपाणपुर। और एक स्थल और है प्रयाग तीर्थ, दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि प्रयाग तीर्थ यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। लेकिन यहाँ पर जो एक गांव मिला है परगुआ, उसको इन्होंने प्रयाग तीर्थ के रूप में पाया। साथियों, 1980 में टीले पर जो ये टीला दिखाया है 30 फुट की सीढ़ियों से हम लोग उतरे हैं, वो 30 फुट के ऊपर वो मंदिर बना है। तो टीले के निर्माण पर विचार विमर्श हुआ कि इस पर जो है टीले के ऊपर एक मंदिर बना दिया जाए। तो इन लोगों ने खुदाई कराया तो 11 स्तंभ मिले, और स्तंभ का मतलब पिलर, और जो है कि चतुर्दिक कलात्मक दीवारें मिली। इन लोगों ने देखकर आश्चर्य हुआ। इन लोगों ने कहा कि ये क्या किया जाए। तो फिर दयानंद विश्वकर्मा जी ने जो है सारनाथ की टीम को पुरातत्व विभाग में बहुत अथक परिश्रम किया, तो वो लोग आए और 10 दिन रह करके उन्होंने ट्रायल ट्रेंच लिया। तो दयानंद विश्वकर्मा जी जून 2000 में पुरातत्वविद के मोहम्मद, एस.के. शर्मा, अजय श्रीवास्तव, मनोज द्विवेदी, रामदयाल सहाय, सुश्री मृदुला जायसवाल ने 10 दिन रह करके यहाँ पर थोड़ा बहुत खुदाई कराया और यहाँ के सभी पुरातत्व अवशेष को खंगाले। साथियों, यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले,
कृष्णलेपित, लोहित, ये थोड़ा कठिन शब्द है, काले पालिशदार हांडी के टूटन फूटन मिले, और मृदभांड के अवशेष मिले, खिलौनों के अवशेष मिले, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, NBP और PG वेयर के टुकड़े भी मिले, जिसको उन लोगों ने महाभारत कालीन बताया। और सरोवर की जो पश्चिमी दीवार है उसको कुषाण कालीन पक्का सरोवर बताया। अब याद रहे आपको कि कुषाण कालीन, गुप्त कालीन बौद्ध धर्म, उस समय में बौद्ध धर्म चरमोत्कर्ष पर था, तो उसको उन्होंने कुषाण कालीन बताया। और टीले में दबे हुए 11 स्तंभों और कलात्मक चतुर्थ दीवारों को सुविख्यात विशाल मंदिर का शिखर बताया लोगों ने। बड़े दुख की बात है कि पुरातत्व विभाग का कोई संरक्षण बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, और निष्कर्ष पर पहुँचे बिना ही वो लोग यहाँ से चले गए। कालांतर में टीले के ऊपर अत्याधुनिक मंदिर का निर्माण कराया गया है। पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर बलिराम ने आमक को अवंतिकापुरी घोषित कराने में संसद का दरवाज़ा खटखटाया। अब वो कितना % जो है कि सफल हुए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आमक का नाम बदलकर अवंतिकापुरी अवश्य कर दिया गया। अवंतिकापुरी करने के लिए जो है दयानंद विश्वकर्मा जी ने बड़े अथक प्रयास किए हैं। उनका प्रयास सराहनीय है। उन्होंने जो यहाँ पर खुदाई की, कई दिनों तक स्थलों को ढूंढा, अवशेषों को ढूंढा, और पुरातत्व विभाग के चक्कर लगाए, और ये जो गाँवों का नाम उन्होंने खोज कर ले आए हैं, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनकी असाधारण प्रतिभा की देन है कि वो ऐसी चीज़ें ढूंढ कर ले आए। प्रिय साथियों, इसके बारे में बौद्ध ग्रंथों का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया अग्गालव चैत्य जो है आज का ऊंचा गांव है। दूसरा है सेताराम विहार। सेताराम विहार जो है वो सेवटा गांव है आज का। हमारे मेहमान भी हैं वहाँ पर, बता रहे थे कि सब दीवारें दिखाई पड़ रही थी उनकी आंखों, वो अभी ज़िंदा हैं, उनसे भी वक्तव्य लिया जा सकता है। सिंसिपा वन जो है आज का सिसवा मौलिया है, सिसवा। तो उकट्ठा आजमगढ़ में उकरौड़ा है जो बौद्ध ग्रंथों में पाया गया है। पंखदा जो कि पलहना है। भदियाराम विहार गढ़वा की कोट है। कुंडाधान कुड़हन आज का है। मुंडका विहार जहाँ भगवान बुद्ध का 32वां दांत गाड़ा गया है। मुड़हर वो आज भी लालगंज और ठेकमा के बीच में मुड़हर गांव है। बोधिसत्व असित देवल का निवास स्थान बताया जाता है देवलास को। देवलास इस समय मऊ में है। गोसिंग सालवन जो है गोठा को कहते हैं, जो दोहरी घाट के निकट है गोठा। इस प्रकार आजमगढ़ बौद्धों का समृद्धशाली क्षेत्र रहा है। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेनसांग सारनाथ आए थे और आजमगढ़ मऊ की धरती से होते हुए कुशीनगर गए थे। साथियों, अब मैं बात करता हूँ आमक के बारे में स्पेशल, कि बौद्ध ग्रंथों में आमक के बारे में क्या लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन के भाई के प्रपौत्र पोते के लड़के, उनकी एक पत्रिका निकलती है जनहित इंडिया, दिसंबर 2018 का अंक आप अवश्य पढ़ें। एवं प्रताप गोपेंद्र यादव, उनकी एक पुस्तक छपी थी इतिहास के आईने में। वो लिखते हैं कि आलवी राज्य जो है वर्तमान आमक ही है। हालांकि आमक पर तमाम जो है कि बड़े बड़े लेखकों में बहुत काफ़ी मतभेद है, लेकिन अभी प्रमाण मिलेगा कि वास्तव में आमक ही आलवी है। साथियों, कनिंघम ने उन्नाव जिले का नेवल स्थान माना आलवी को। नंदलाल डे ने इटावा के अबीबा को आलवी माना, जो वर्तमान का आमक है। राहुल सांकृत्यायन कानपुर कन्नौज की सीमा पर स्थित अरवल नामक स्थान माना। प्रोफेसर आग्नेलाल उन्नाव के अलो नामक स्थान से इसकी तुलना किया। हेमचंद्र राय चौधरी जो है ये गाजीपुर में एक चंचू नामक स्थान है, उसको मानते हैं। अब हम दूसरे एंगल पर चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, अभी तक आपने सुना कि आलवी का नाम आमक है, लेकिन इस पर विद्वानों का मतभेद भी है। लेकिन कुछ एक ऐसी भी बीच की बात समझ में आती है आपको,
इस पर हमने कहा था दूसरे एंगल से चर्चा करने के लिए। तो आगे सुनिए, सूत निपात की टीका के अनुसार आलवी श्रावस्ती से 30 योजन, सारनाथ से 12 योजन दूर था। साथियों, 5वीं सदी में 1 योजन बराबर 8 किलोमीटर। इस प्रकार श्रावस्ती से 240 किलोमीटर और सारनाथ से 96 किलोमीटर हुआ। आगे चलते हैं। फाह्यान ने आलवी संकिसा से 50 योजन और सारनाथ से 8 योजन की दूरी पर लिखा है। साथियों, फाह्यान के समय में 1 योजन बराबर 10.4 किमी होता था। इस प्रकार संकिसा से 220 किमी, संकिसा से 520 किमी और सारनाथ से 83.6 किमी होना चाहिए। आजमगढ़ को छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थलों से इन दूरियों का अनुपात प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्यातव्य है कि श्रावस्ती से आजमगढ़ 236 किमी, संकिसा से 500 किमी, सारनाथ से 80 किमी की दूरी पर है। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो आमक है, यहाँ से आपका सारनाथ 80 किलोमीटर के आसपास आएगा। वो सत्य गणना एकदम बिल्कुल सही बैठ रही है। इससे सिद्ध होता है कि आलवी आजमगढ़ में वर्तमान आमक ही है, जो प्राचीन बुद्ध विहार है, प्राचीन स्थल है बौद्धों का। डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय लिखते हैं कि जब हम संस्कृत से पाली में अनुवाद करते हैं तो प का व हो जाता है और स का ह बन जाता है। उच्चारण की कठिनता के कारण ल गायब हो जाता है। तो आलवी के निवास करने वालों को आलव कहते हैं। आलव जब पाली भाषा में रूपांतरित होगा तो सीधे सीधे वो आमक हो जाएगा। ह्वेन-सांग ने जिस ऐमक स्थान का वर्णन किया है वो वास्तव में आमक ही है। तो साथियों, आपको मालूम होगा कि आमक हो या अवंतिकापुरी, नाम बदलने का सिलसिला सहस्त्राब्दियों से चलता चला आ रहा है, जिसके कारण जो साहित्यों में हमारे नाम बदलने की परंपरा रही है, आज वह विकृत रूप में पाई गई है। साथियों, अगर दयानंद विश्वकर्मा जी अगर उस चीज़ों को ढूंढते हैं तो कुछ सच्चाई उसमें भी है कि नाम का परिवर्तन आज देखने को मिलता है। और तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि फैज़ाबाद का जो है अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का जो है प्रयागराज हो गया, और औरंगाबाद का संभाजी नगर हो गया। इस तरीके से तमाम बदलाव हुए हैं नामकरण में, और आगे भी बदलाव होते रहेंगे, लेकिन स्थल वही रहेंगे और समझने वालों के तरीके अलग अलग होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है कि ये आलवी जो है वो वास्तव में अवंतिकापुरी जो है वास्तव में पुराना आमक ही है। तो मैं अपने अन्य साथी हमारे चाचा जी श्रीपद बौद्ध जी और बलवंत मौर्य जी के साथ मैं दिवाकर बौद्ध, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे कैमरामैन करुणाकर बौद्ध को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। आज हम खड़े हैं माननीय श्रद्धेय दयानंद विश्वकर्मा, जो पेशे से अध्यापक रहे और एक कवि भी रहे, और इनकी जो है रचनाएं काफ़ी फेमस हुई। और तो आज हम इनके दरवाजे पर हैं। फिर पता नहीं क्या हो, कौन रहे या न रहे, उम्र भी काफ़ी हो चली है इनकी। और जो यहाँ आमक का टीला है, इनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तमाम चीज़ें इन्होंने अपने हाथों से खोद कर देखा है, दीवारें पाया है, और मंदिर के नीचे सुरंग भी मिला है इन लोगों को, तमाम चीज़ें मिली हैं। तो ये अपने मुंह से ही बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बैठ जाएं। ये जो अवंती आमक नाम की रचना है, यह करीब सन 94 में हमने लिखा था, जो कि कापी के रूप में थी, केवल प्रकाशित नहीं थी। अक्टूबर 99 में पुरातत्व से हमारी मुलाकात सारनाथ हुई। उन्होंने देखा सुना, उसके बाद
काफ़ी प्रयास किया, तब जा कर के जनवरी या फरवरी 2000 में यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुरातत्व के मोहम्मद साहब आए। उन्होंने देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ट्रायल टंच लेने का आदेश दिया 10 दिन का। ट्रायल टंच जो है जून 2000 में शुरू हुआ और 10 दिन जगह जगह पुरातत्व वालों ने खुदाई किया मंदिर के अगल बगल। तब उन्होंने कहा कि यह मंदिर गुप्त पीरियड का है, गुप्त पीरियड के काल के मतलब उत्कर्ष काल का है मंदिर। तालाब की दीवारों को हमने खोदकर क्लियर किया था एक जगह, उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये कुषाणकालीन तालाब है। इसके बाद पुरातत्व वालों का काम ख़त्म हो गया 10 दिन के बाद। फिर उनको हमने NBP जो प्राथमिक विद्यालय चकीदी की फील्ड से निकली थी उसको दिखाया। पहले मिली तो उसको उन्होंने कहा कि ईसा पूर्व 300 वर्ष की है। फिर बहुत फाइन NBP मिली जिसको उन्होंने कहा ये ईसा पूर्व 600 की है। उसके बाद पेंटेड ग्रेवेयर का टुकड़ा मिला, उसे हमने दिखाया। तब जाकर के उन्होंने 18 मई 2002 को राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर BHU के कुलपति और हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुरातत्व BHU के बुला करके हमें सारनाथ में अंगवस्त्रम और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। तो हमारी अपेक्षा तो ये थी कि यह स्थान विकसित हो, लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हो। फिलहाल धीरे धीरे पिछले 22 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज ये वर्तमान समय में ऐसी होड़ लगी कि हम कौन सी जगह खाली है, कहाँ है, कितनी है, कैसे कब्जा कर लें, इससे ज़रा कष्ट है। क्योंकि शासन प्रशासन जो है अपने स्तर से तो ध्यान देगा नहीं जब तक कोई उस काम को करेगा नहीं। आप कभी यहाँ पर हैंडपंप की खुदाई हो रही थी तो कोई बालू निकला था उसमें से, बताते हैं आपके पास से कहीं से नदी गुजरी है? ऐसा है, हैंडपंप जल निगम और ये इंडिया 2 मार्का की बोरिंग हो रही थी, तो 50 से 60 फुट के अंदर वह बहुत मोटे दाने का बालू मिला, जिसमें स्वर्ण कण की संभावना थी। अच्छा, उसमें सोने के कण विद्यमान थे। उस बालू को बेलैसा इंडस्ट्रियल एस्टेट के हरिलाल शाह कहें थोड़ा सा दे दीजिए, हम इसको कलकत्ता जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे, परीक्षण कराएंगे। यह उस बालू को लेकर गए जहाँ परीक्षण होता है, तो उसने कहा कि ये तो मिंट है। और यह मिंट का नाम सुन करके चुपचाप वहाँ से भाग आए किसी तरीके से। मिंट का मतलब होता है जहाँ सोने चांदी के सिक्के बनते हैं, घर्षण से मतलब उनके कण जो गिरते हैं उसकी संभावना उसने जताया। लेकिन अनुमान हमारा है कि यहाँ अगल बगल कोई नदी जरूर बहती थी, जिसका अवशेष जमीन के अंदर है। जिसका अवशेष जमीन के अंदर है। उस नदी का अवशेष जमीन के अंदर है। चारों तरफ पानी देख रहे हैं, गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है, लेकिन यह जो तालाब है यही नहीं, सूखता नहीं। कुछ डेडलाइन तो ख़त्म हो गई है जी। जिसको हम कंफर्म अब यहाँ से भेलखरा
उस भीतर गांव देख रहे हैं ना, उसके उत्तर में अनौरा इत्यादि है, घटिया वटिया है। इसके बीच में तालाब है और वह श्रृंखला जो है तालाब की बड़ाल ताल तक चली जाती है, एक दूसरे से जुड़ती हुई। और बड़ायल ताल चूँकि बहुत बड़ा ताल है, वहाँ से इस समय भैंसही नदी निकली हुई है। लेकिन हमारी तरफ कोई बड़ी नदी नहीं है, एक छोटी सी नदी मगई दिखाई पड़ती है। मगई को भी हम बहुत प्राचीन नदी मानते हैं, क्योंकि इसके किनारे हम लोग 30 किलोमीटर पश्चिम, 30 किलोमीटर पूरब तक गए हैं। काफ़ी जगहों पर प्राचीन सभ्यताएं हैं। जैसे नदी का नाम मार्गिका भी है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि इसका नाम मार्गिका है और आज लोग मगई नदी बोलते हैं। हाँ, तो आप वहाँ पर खुदाई किए तो आपको मोटी मोटी दीवारें मिली? यहाँ हाँ, हाँ, पूरा तत्व वाले उत्तर तरफ। और मिली खुदाई में तो आप थे ना, आपको मिली? हम थे, पुरातत्व वाले भी थे। तो उत्तर तरफ जो है, जहाँ से वह उधर वाली फील्ड शुरू होती है, 6 फुट चौड़ी दीवार का हमने वर्णन किया था। 5 हाथ चौड़ी दीवार। और तो पत्र भी मिला था? बहुत पहले मिला था, गायब कर दिए। ताम्रपत्र गायब हो गया। उसको पुरातत्व वाले उस 6 फुट चौड़ी 5 हाथ चौड़ी दीवार के विषय में एक जगह खोदे तो छोड़ दिए उकता कर कि हो सकता है न हो। फिर उसी चीज़ में दूसरी जगह खोदे तो उनको 6 फुट कंप्लीट चौड़ी दीवार मिल गई, लेकिन उसका अंत नहीं मिला, सिरा। उन्होंने कहा कि ये दीवार कुषाण काल की है। आपके पास कोई सिक्का यहाँ पर है? कोई सिक्का था, आप दिखा रहे थे, घर पर रखे हैं कि वहीं रखे हैं? ऐसा जो शुद्ध चांदी का सिक्का मिला उसको तो पुरातत्वविद जो आए थे हमसे कहे कि इसको हम लेकर जाएंगे बनारस, अरे इलाहाबाद, दिखाएंगे, लेकर गए, फिर वापस कर देंगे। वह लेकर गए, लेकिन उसको हमें वापस नहीं किए। जो किताब में सिक्का देख रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, वो सिक्का गायब ही हो गया। हाँ, तो उसको देख करके सब प्रथम दृष्टया तो उन्होंने कहा कि ये मुगल काल का है। जी। हमने कहा कैसे माने मुगल काल का है? इस पर जो अंकन है यह या तो कह दीजिए रंग है, सही बात है, 517 और एक तरफ दूसरी तरफ 40 लिखा हुआ। लिख के धैले होते हैं, संग्रहालय की टाइप है। इसका टूटा हुआ भाग सर हमने वहाँ भी देखा था, मुड़हर में। इसका हटाइए थोड़ा, इस चक्की को हटाइए। इस चक्की के नीचे ईंटा है। ईंट को भी दिखा दें। ये सब देखिए समलंब जो बता रहे थे ये। हाँ वही, ये चांदी ठीकर का है। रुकिए रुकिए रुकिए, अब छोटी करा। इसके बाद इसको शूटिंग करिए। ये सब खुदाई के दौरान मिला था। ये देखिए, ये मोहर है, इस टाइम मोहर है। ये मोहर है। ये देखिए विजिटेर है कि NBP है? नहीं, ये हमारे ख्याल से गिलेवेयर है और रंगा हुआ जी मोहर है। ये रुक जाइए, सब मोहर है और ये स्प्रिंकलर है। ये तो नया लग रहा है कि उसी समय का है। नहीं सब उसी से। ये घड़ा निकालिए वो छोटा वाला। घोड़ा है ये, इसी को टेराकोटा बोलते हैं।
कितने होते हैं। ये वो मिट्टी कढ़ाई देख रहे हैं, जी। ये तो हमको हर जगह मिलता है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है? सभी स्थलों पर। ये क्या है? अब पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो वो मिलता है वो स्किन रबर है। स्क्रीन से बॉडी को इससे मसाज करते हैं। हाँ, साबुन नहीं था नहाने के लिए, जी। उसको मैल छुड़ाने के लिए बनाए थे। अच्छा, जो घरानों के लोग थे। ये सब खुदाई के दौरान मिला इसमें ईंट कलात्मक ईंटें। और ये कलात्मक ईंटें। दरअसल ना ये सूट हमको भेजना है वहाँ। कहा देखा ये ग्रेवियर का घड़िया है। वो हाथ में भी वो भी है। ये हाथ में तो तालाब के सामने से खुदाई में कोई ये दीपक है। हाँ, दीपक है, ये बहुत कलात्मक दीपक है। देखिए हाथ बना है, दोनों हाथ से अंजलि बांधे हुए हाँ। हैं, अंजलि बांधे हुए दोनों हाथ है। चित्रण क्या वो मेहंदी है। आज की कला इस समय जो लोग सिखा रहे हैं वो मेहंदी है लगी हुई हाथ में। यह देखिए वासन का टुकड़ा है। गुड़िया है, देखिए उधर। हाँ, ये बाबा हमने आवल जाता था वहीं बैठ के चाय पी रहे दुकानिया पर। पी लिया जाए ही। हाँ? ये पीला ले आ। लिया हो तो पी ले। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। हाँ, अब इसको आप ही बता सकते हैं। ये चीज हमको भी अभी ये सब खुदाई के दौरान मिली थी। ये भी देखिए बनावट से। ये कम से कम 3000 साल से एवब हुई या 3000 साल। ये कपड़ा की छाप युक्त बर्तन हो, ब्लैक एंड रेड वेयर। अंदर जी ब्लैक हो और ऊपर से रेड है। रेड हो। ये देखिए मूर्ति है ये आप देखते होंगे कि ये देखिए इधर पैर हैं, इधर से इधर मुंह है, ऐसे तिरछा ना मूर्ति है ये। भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे नहीं होता ऐसे। जी जी। मूर्ति। ये सब मुंह है, वो तो चेहरा है किसी मूर्ति हाँ का। मूर्ति का चेहरा है, देखिए ये स्पष्ट मूर्ति का चेहरा है। देखिए ये पेंटेड ग्रेवियर, ये पेंट की लकीर देख रहे हैं। फिर इसी में रख दीजिएगा। देखिए कितना हार्ड है ये, बहुत हार्ड दिख रहा है ये। ये NBP है, ईसावर पूर्व 600। आज भी पॉलिश इसकी कितनी चमकदार है। जी ऐसा एक जगह बहुत मिलता है, जानते हैं कहाँ? हाँ। चलिए हम आपको कभी, अब तो खैर आप बुजुर्ग हो गए, नहीं तो यहाँ पर ईटा पर बहुत मिलते हैं। वहाँ मूर्तियाँ कुछ नहीं मिलती हैं, लेकिन ये अभी देखिए पेंटेड ग्रेवियर में है। या पुरातत्व वालों ने कहा कि ये महाभारत काल से भी बैठ जा सकता है। जी 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 एकदम उसी की तरह है जो इसके पहले वाला दिखाया है आपने। हाँ, यही में आप सही खोजे है। हुई बहुत कुछ खबर। आ गया आ गया। और यह मन का है, देखिए सुपारी टाइप। ये मन का है यह एकदम। भी आवे से ही मिली थी। जी जी ऊपर वाली बारीकी है जो उन्होंने देखा, ये थोड़ा सा डबल बना घुमावदार बहुत बढ़िया। ये कितनी बढ़िया नक्काशी है इस पर। इस तरीके की जो नक्काशियाँ हैं ईंटों पर, ये आपको देखने को बहुत आयत मिल जाएंगी। और ये देखिए आप इसका मतलब इसे बड़ैला वाला चाल का है। कहाँ डाल रही? ये जो बनावट है ये वहाँ पर जो है मिल जाती है बहुत आसानी से। कहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी की दीवारों पर है? इस ईंटें। हाँ अलग अलग काल के हैं। एक स्थल के बाद उस पर दूसरा स्थल, दूसरे के बाद तीसरा स्थल, तो उस पर आदमी स्थल ही होता है, लेकिन समय के अनुसार सब बनावट अलग अलग हो जाती है। तो स्तंभ लगा था।
ना हाँ घोड़ा का चित्र है। अच्छा, घोड़ा का चित्र है ये? हाँ, घोड़ा का है।